नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी स्टेट ये है अरुणाचल प्रदेश, जिसका ज़्यादातर हिस्सा आज भी एकदम अनटच है। अरुणाचल का 80% से ज़्यादा पार्ट सिर्फ फॉरेस्ट ही है और इसी वजह से ये इंडिया के सबसे बड़े फॉरेस्ट कवर वाले स्टेट में से एक है। क्या आपने कभी सोचा है इस राज्य का कैपिटल ईटानगर कैसे बना? कैसे एक एंशिएंट फोर्ट के आसपास बसने वाला यह शहर अरुणाचल प्रदेश का पॉलिटिकल और कल्चरल सेंटर बन गया? आज के इस वीडियो में हम अरुणाचल प्रदेश का हिस्ट्री, महाभारत पुराण से लेकर इस शहर का निर्माण तक के बारे में जानेंगे। अरुणाचल प्रदेश के इतिहास का जिक्र प्राचीन महाभारत में मिलता है। महाभारत के अनुसार पांडवों ने अपने वनवास के दौरान अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में समय बिताया था। उदाहरण के लिए बालुकपोंग और बोमडिला जैसे स्थानों का संबंध पांडवों से जोड़ा जाता है। ये कहानियाँ इस प्राचीन क्षेत्र के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाती है। पुराणों में भी अरुणाचल प्रदेश का उल्लेख मिलता है। विष्णु पुराण और कालिका पुराण जैसे प्रमुख धार्मिक ग्रंथों में इस क्षेत्र के कुछ विशेष स्थानों का वर्णन है। विष्णु पुराण के अनुसार ये क्षेत्र प्रभु विष्णु के चरणों की धूल से पावन है। कालिका पुराण के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में कई पवित्र स्थलों का उल्लेख मिलता है जो प्राचीन काल से पूजनीय माने जाते हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन इतिहास धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व से भरपूर है। अरुणाचल प्रदेश में कई प्रमुख जनजाति समुदाय रहते हैं जो अपनी अलग सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान के लिए जाने जाते हैं, जैसे निसी, आदी, अपातानी, मिसमी, मोम्पा और भी बहुत। निसी समुदाय अरुणाचल प्रदेश के मध्य क्षेत्र में बसते हैं और अपनी रिच सांस्कृतिक और पारंपरिक जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। निसी लोग अपनी पारंपरिक पोशाक और टर्बन पहनते हैं। आदि समुदाय अरुणाचल प्रदेश के सियांग क्षेत्र में बसते हैं। ये लोग अपनी लोक गाथाओं और फोक डांसेस के लिए प्रसिद्ध है। अपातानी समुदाय अरुणाचल प्रदेश के जीरो वैली में रहते हैं। ये अपने खास कृषि पद्धति और सांस्कृतिक उत्सवों के लिए प्रसिद्ध है। मिसमी जनजाति अरुणाचल प्रदेश के लोहित और दिबांग क्षेत्रों में बसते हैं। ये लोग अपनी यूनिक धार्मिक परंपराओं और वैश्विक दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं। मोम्पा जनजाति अरुणाचल प्रदेश के तावांग और वेस्ट कामेंग क्षेत्र में बसते हैं। ये लोग टिबेटन बुद्धिज्म को मानते हैं और अपने मोनेस्टिक लाइफ के लिए प्रसिद्ध है। अरुणाचल प्रदेश की जनजाति सभ्यता अपनी यूनिक पारंपरिक प्रैक्टिसेस और रिच कल्चरल हेरिटेज के लिए प्रसिद्ध है। हर जनजाति समुदाय के अपने उत्सव, भाषा, गीत, नृत्य और पारंपरिक कपड़े हैं। ये लोग अपनी पारंपरिक ढोल और बांसुरी बजाते हैं और अपने उत्सवों को धूमधाम से मनाते हैं। अरुणाचल प्रदेश की सांस्कृतिक में प्राचीन धार्मिक परंपराएं और लोक गाथाएं भी शामिल है जो इस राज्य को एक यूनिक और रिच कल्चरल आइडेंटिटी देती है। मध्यकालीन युग में अरुणाचल प्रदेश का संपर्क आसाम के अहोम राज्य से था। अहोम राजाओं ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों पर अपना प्रभाव बनाए रखा और व्यापारिक संबंध स्थापित किए। अहोम राजाओं के संपर्क से इस क्षेत्र में कुछ हद तक सामान्यता और शांतिपूर्ण व्यापार का विकास हुआ। मध्यकालीन युग में भी अरुणाचल प्रदेश के जनजाति समुदायों ने अपनी सभ्यता बनाए रखी। इस दौरान इन जनजाति समुदायों के अपने राजा और प्रमुख थे जो अपनी प्रजा का नियंत्रण करते थे और अपने नियम कानून लागू करते थे। इन राजाओं के अधिकार और उनकी प्रजा के बीच का संबंध बहुत मजबूत था। अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र, विशेष रूप से तावांग और वेस्ट कामेंग पर टिबेटन कल्चर और बुद्धिज्म का प्रभाव था। टिबेटन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री जैसे कि तावांग मोनेस्ट्री इस युग में स्थापित हुई थी और आज भी ये इस क्षेत्र का धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का मुख्य केंद्र है। अरुणाचल प्रदेश का पूरा इतिहास प्राचीन से मध्यकालीन युग तक बहुत ही रिच और विविध रहा है। महाभारत और पुराणों के युग से लेकर प्राचीन जनजाति सभ्यता तक इस क्षेत्र ने अपनी एक यूनिक और समुद्रिक सांस्कृतिक पहचान बनाई। मध्यकालीन युग में भी अरुणाचल प्रदेश ने अपनी सभ्यता और रिच कल्चर हेरिटेज को बनाए रखा। ये इतिहास हमें इस राज्य के महत्व और इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की एक झलक देता है। ब्रिटिश राज के दौरान अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक के नाम से जाना जाता था।
ये क्षेत्र प्रमुख रूप से आसाम के पूर्वी में आता था, लेकिन ये ब्रिटिश के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं था। ब्रिटिशों का ध्यान व्यापार और संबंधों पर था और इन जनजातियों के साथ व्यापार मार्ग बनाए रखने पर जोर दिया गया था। 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक का नाम बदलकर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा रखा गया और इसे 1954 में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अधीन कर दिया गया। इसके बाद इसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अधीन लाया गया। नेफा को एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए कुछ पॉलिटिकल डिवीजन में बांटा गया था और हर एक डिवीजन का नेतृत्व एक पॉलिटिकल ऑफिसर करता था। नेफा को 5 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में बांटा गया था। पहला कामेंग डिवीजन, दूसरा सुबनसिरी डिवीजन, तीसरा सियांग डिवीजन, चौथा लोहित डिवीजन और 5वां तिराप डिवीजन। इस एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप का उद्देश्य था कि नेफा का विकास और इंटीग्रेशन को आसान बनाया जा सके। 1962 में सिनो इंडियन युद्ध के दौरान अरुणाचल प्रदेश का ये क्षेत्र एक महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक केंद्र बन गया। चीनी सेना ने कुछ समय के लिए इस क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन बाद में वापस चला गया। इस युद्ध ने इस क्षेत्र के स्ट्रेटेजिक महत्व को जोर दिया और इसी कारण भारत सरकार का ध्यान इसके विकास और सुरक्षा पर गया। 1972 में नेफा का नाम बदलकर अरुणाचल प्रदेश रखा गया और इसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। ये परिवर्तन इसलिए जरूरी था क्योंकि ये क्षेत्र स्ट्रेटेजिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था और ये संभव था कि यहाँ का विकास और इंटीग्रेशन तेजी से हो सके। इंदिरा गांधी का अरुणाचल प्रदेश के डेवलपमेंट और इंटीग्रेशन में काफ़ी सिग्निफिकेंट योगदान था। उन्होंने इस रीजन के इम्पोर्टेंस को समझा और उसके डेवलपमेंट के लिए इनिशिएटिव लिए। इंदिरा गांधी के प्राइम मिनिस्टरशिप के दौरान 1972 में नेफा को यूनियन टेरिटरी स्टेटस दिया गया और नाम बदलकर अरुणाचल प्रदेश रखा गया। ये स्टेप रीजन को डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में लाने और इसकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को एंश्योर करने के लिए लिया गया था। इंदिरा गांधी ने अरुणाचल प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे बहुत फोकस किया। रोड, ब्रिजेस और कम्युनिकेशन नेटवर्क को डेवलप करने के लिए फंड एलोकेट किए गए। इंदिरा गांधी ने रीजन में एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने पे भी ध्यान दिया। स्कूल और कॉलेजेस इस्टेब्लिश किए गए और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जैसे कि राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, जो इस रीजन के स्टूडेंट को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। इंदिरा गांधी ने रीजन के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी बूस्ट करने के लिए कई प्रोजेक्ट इनिशिएट किए। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया गया। इंदिरा गांधी ने अरुणाचल प्रदेश के डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज को प्रमोट करने के लिए भी एफर्ट किए। सिनो इंडियन वॉर के बाद इंदिरा गांधी ने अरुणाचल प्रदेश की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को एंश्योर करने के लिए स्ट्रॉन्ग मेजर लिए। बॉर्डर एरियाज पे सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया गया और इंडियन आर्मी की प्रेजेंस को इन्हेंस किया गया। अरुणाचल प्रदेश को 20 फरवरी 1987 को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। यह परिवर्तन अरुणाचल प्रदेश के लोगों को अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सभ्यता प्रदान करता है। ब्रिटिश काल से लेकर अरुणाचल प्रदेश के राज्य बनने तक का यह सफ़र काफ़ी रोमांचक और महत्वपूर्ण रहा है। ब्रिटिश एरा में नेफ्ट से लेकर पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में नेफा और फिर अरुणाचल प्रदेश का निर्माण, ये क्षेत्र हमेशा ही स्ट्रेटेजिक और सांस्कृतिक महत्व रखता था। जब नेफा का नाम बदलकर 1972 में अरुणाचल प्रदेश रखा गया और इसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, तब से इस क्षेत्र का डेवलपमेंट पर और जोर दिया गया। इस नए राज्य के डेवलपमेंट के लिए एक केंद्रित राजधानी का होना जरूरी था, जो पूरी यूनियन टेरिटरी का संचालन आसानी से कर सके। तब आया ईटानगर। ईटानगर के अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल बनने के पीछे कई स्ट्रेटेजिक, हिस्टोरिकल और प्रैक्टिकल रीजन थे। ईटानगर का नाम एंशियंट ईटा फोर्ट से इंस्पायर्ड है, जो 14th-15th सेंचुरी का एक सिग्निफिकेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है। ये फोर्ट ईटानगर के हिस्टोरिकल और कल्चरल इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करता है, जो एक कैपिटल सिटी के लिए सुइटेबल बैकग्राउंड प्रोवाइड करता है। ईटानगर इस राज्य के सेंटर में सिचुएटेड है, जो अरुणाचल प्रदेश को डिफरेंट पार्ट से एक्सेसिबल बनाता है। इसकी सेंट्रल लोकेशन एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस के लिए आइडियल था, क्योंकि ये एंटायर स्टेट को इफेक्टिवली मैनेज करने में मदद करता था। ईटानगर का टोपोग्राफी और क्लाइमेट एडमिनिस्ट्रेटिव और रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए फेवरेबल था। ये रीजन रिलेटिवली प्लेन था और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सुइटेबल था, जो एक कैपिटल सिटी के लिए ज़रूरी था।
ईटानगर को डेवलप करने के लिए सफिशिएंट लैंड और रिसोर्सेज अवेलेबल थे। ये सिटी रैपिडली डेवलप हो सकता था, जो एक फंक्शनल कैपिटल सिटी के लिए एसेंशियल था। इंदिरा गांधी जैसे लीडर्स और एडमिनिस्ट्रेटर ने ईटानगर को कैपिटल बनाने के डिसीजन को सपोर्ट किया। उन्होंने इस रीजन की पोटेंशियल को देखा और नेसेसरी रिसोर्सेज एलोकेट किए ताकि ईटानगर को एफिशिएंटली डेवलप किया जा सके। ईटानगर की प्रोक्सिमिटी इंडिया चाइना बॉर्डर के स्ट्रेटेजिक एरिया से है। ये रीजन की सिक्योरिटी और डिफेंस मैनेजमेंट के लिए क्रिटिकल था। कैपिटल को यहाँ इस्टेब्लिश करने से रैपिड मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव रेस्पॉन्स पॉसिबल हो सकता था। ईटानगर में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किए गए, जैसे कि राजीव गांधी यूनिवर्सिटी। ये एजुकेशनल हब बनने के लिए आइडियल लोकेशन था, जो रीजन के यूथ को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने में मदद करता था। ईटानगर एक कल्चरल मेल्टिंग पॉट बन गया था, जहां डाइवर्स ट्राइब और कम्युनिटीज़ रहते थे। ये कल्चरल इंटीग्रेशन और यूनिटी के लिए कंड्यूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट करता था, जो एक कैपिटल सिटी के लिए ज़रूरी था। नाहरलगुन, जो ईटानगर के पास ही सिचुएटेड है, ये भी एक इम्पोर्टेंट जगह है। पर यह जगह उस समय अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल क्यों नहीं बना, इसकी चर्चा भी हम एक नए वीडियो में करेंगे। ये सब फैक्टर मिलकर ईटानगर को अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल बनाते हैं। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, डेवलपमेंट पोटेंशियल और गवर्नमेंट विजन ने मिलकर ईटानगर को स्टेट का एडमिनिस्ट्रेटिव, कल्चरल और एजुकेशनल हब बनाया। ईटानगर का ये जर्नी एक एग्जाम्पल है कैसे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और विजनरी लीडरशिप एक रीजन को ट्रांसफॉर्म कर सकता है।